आप लोगों ने गुड मुझे मॉर्निंग स्कूल में मैम। देखा है? आप लोगों ने मुझे यस मैम। हाँ जी बेटा। तो आप लोगों ने आपको मालूम है कि मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो चलो आज हम जनरल बात करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल, ये पहले मुझे बताओ, ये जो तुमने आर्ट्स लिया है, ये तुमने जबरदस्ती लिया है या अपनी मर्जी से लिया है? बताओ अनुराग, बताओ। मैम अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से। भव्य अपनी मर्जी से लिया मैम। और रिशांत? रिशांत अंकुर सैनी? अपनी मर्जी से लिया मैम। अच्छा जी। तो ये आपने जो सब्जेक्ट चूज किए हैं अपनी मर्जी से लिए हैं, मर्जी से कहते हैं तो आप लोगों ने, आपके मार्क्स जो कम रहे तो इस वजह से जो है ना भाई, आप लोगों को साइंस के लिए चूज। मैम आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है। अब बोलो, अब आ रही है? वॉइस डिस्कनेक्ट है। यस मैम। अब आ रही है ना? यस मैम। हाँ। तो अब बताओ मुझे कि तुमने ये चॉइस से थोड़े लिया, ये तो तुमको दिया गया है ना? यस मैम। हाँ। तो फिर ये तो तुमको दिया गया है तो तुमको लेना ही था फिर, है ना? अच्छा। यस मैम। ये बताओ तुम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या जानते हो? क्या क्या है इस हिस्ट्री में, क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? ये बताओ। चलो भाई बताओ जिसको। मैम हिस्ट्री में हम अपने पास्ट को पढ़ते हैं, जो चीजें हमारे पास्ट में हुई हैं और जो भी एक्टिविटीज पास्ट वाले करते थे उन सब की जानकारी रखते हैं। हाँ। और पॉलिटिकल साइंस में हम अपनी पॉलिटिक्स पढ़ते हैं पूरी। हमें अपनी गवर्नमेंट की पूरी जानकारी होती है, हमारे क्या फंक्शंस होते हैं पॉलिटिक्स में, सारी चीजें पता होती हैं इससे। अच्छा। तो कौन बच्चा बोल रहा है ये? मैम दीप्ति। वेरी गुड। अच्छा, तो हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं कि कैसे कंट्री कैसे गवर्न करते हैं, हमारी Yes, पॉलिटिक्स जो है वो कैसे है, ठीक है? और हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हमारे पास्ट में लोग कैसे थे, क्या करते थे, ये सब पढ़ते हैं, है ना? यही पढ़ते हैं। यस मैम। तो अब एक बात बताओ मुझे कि हिस्ट्री में हम ए से लेके जेड तक, मतलब टोटल हिस्ट्री तो नहीं पढ़ते हैं हम, कुछ सेलेक्टेड ही तो पढ़ पाते हैं ना, है यस कि मैम। नहीं है? तो वो जो हम सेलेक्टेड पढ़ते हैं, वो सेलेक्टेड हम क्यों पढ़ते हैं, ये बताओ। क्योंकि पूरा है? पास्ट पढ़ना होपफुली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और कुछ चीजें हमारी मिट भी चुकी हैं पास्ट से, तो जितनी अच्छा। चीजें हमें अवेलेबल हम वही पढ़ पाते हैं। वेरी गुड। वेरी गुड। तो दीप्ति, तुम्हारे प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए थे, कितने परसेंट मार्क्स थे? मैम 88। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि ये इसका मतलब आपने चॉइस से लिया है ह्यूमैनिटीज, है ना? यस मैम। अच्छा, तो व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? IAS ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हो? तो आपको पता है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए अभी से आपको प्रिपेयर करना होगा। सिर्फ स्कूल की स्टडीज या सिर्फ आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक्स है या जो सिर्फ आपके पास टेक्स्ट बुक्स है वो पढ़ना ही काफी नहीं है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। और प्रिपेयर करने के लिए आपको अपना जीके है, अपना स्पीकिंग है, अपना राइटिंग है, सभी में आपको बहुत होल्ड रखना पड़ेगा। अच्छा जी, इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं है बीच में, है? मैम वो हाँ। ब्रदर ने बोला था। हाँ तो अच्छा, वो मतलब तुम्हें परेशान कर रहा होगा, है ना? यस मैम। हाँ। तो अच्छा बताओ मुझे कि मालूम है ना तुम्हें ये सब बातें? यस मैम। अच्छा, एक बात बताओ, when you got 88% in pre-board examination, then when you opt this humanities, आपके पेरेंट्स ने आपको कहा नहीं कि बेटा क्यों ले रही हो आर्ट्स, है ना, साइंस लो, उसमें ज्यादा स्कोप है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने आपसे?
एक बार बोला था मैम, फिर जब मैंने अपने प्लान्स बताए तब वो मान गए। वेरी गुड। यस मैम। अच्छा, तो आप उनके जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, और आपको अपने ड्रीम्स को भी पूरा करने के लिए आपको बहुत हार्ड लेबर करना होगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट फ्रॉम टुडे। आज से यू हैव टू आज से आप लोगों को स्टार्ट करना होगा, है ना। और कोई ऐसा बच्चा है जिसके मोर देन 80% मार्क्स थे एंड ही और शी हैज ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज? यस मैम। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हो? वैशाली। वैशाली, हाउ मच मार्क्स यू गॉट? मैम 83%। 83%, वेरी गुड है। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम्स थे वो भी अच्छे हुए होंगे? यस मैम। हाँ, तो व्हाट परसेंटेज आर यू एक्सपेक्टिंग इन बोर्ड एग्जाम्स? मैम अप्रॉक्स 90%। अप्रॉक्स 90%, गुड, है ना। तो आप लोग जो है आर्ट्स में क्लास ज्वाइन करके आप मतलब सेटिस्फाई हो, खुश हो, है? यस मैम। ओके, तो हम Yes, बेटा ma'am. आपको, हाँ गुड बेटा। और भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, अभी तो और भी आएंगे बच्चे क्लास में, अभी तो बहुत कम बच्चे आए हैं। तो एकदम से जो मतलब जैसे हम कहते हैं ना रूटीन में चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं, एक्चुअली वो अभी थोड़ा सा 1-2 दिन हम और वेट करेंगे, क्योंकि हमारे अभी बहुत सारे बच्चों को आना बाकी है ना। तो अगर मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी और तो उन लोगों का फिर नुकसान हो जाएगा, और अगर मैं नहीं स्टार्ट करती हूँ तो आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो हम एक हेलो कोई बीच मैम। का रास्ता। हाँ बेटा, हेलो हाँ बोलो। मैडम, कई बच्चे लॉबी में है, वो बोल रहे हैं एक्सेप्ट कर लो हमें। अच्छा अभी कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ बेटा मैंने कर लिया है, लेकिन अभी एक बच्चा जो है ना वो आ नहीं पा रहा है, उसमें प्रियांशु, मैंने उसको 2 बार टैप कर दिया है ना। मैं देखूं पार्टिसिपेंट्स कितने शो हो रहे हैं। प्रियांशु डागर, मीटिंग में 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी। मीटिंग पार्टिसिपेंट्स 15 है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने कल बताया था कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बुक्स के नाम मैंने आप लोगों को बताए थे। हिस्ट्री में हमारे पास जो बुक है बेटा, उसका नाम है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। इस बुक में हमारे पास टोटल 11 चैप्टर्स हैं, और ये 11 चैप्टर्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉपिक्स हमारे पास जो है वो वर्ल्ड को कवर करते हैं। इस टॉपिक में, इस बुक में हम लोग जो शुरू करेंगे ना फर्स्ट चैप्टर बेटा, वो हमारा आएगा फ्रॉम द बिगिनिंग टाइम लाइन जो है ना हमारा, वो आएगा कि भी कब से जो है ना हमारी ह्यूमन बींग्स जो है वो कब से उनका डेवलपमेंट हुआ, और कब जो है ना ह्यूमन बींग्स एमर्ज हुए, और कैसे कैसे जो है ना उनमें डेवलपमेंट्स हुए, कैसे कैसे उन्होंने कैसे बोलना सीखा, वो कैसे पहले सरवाइव करते थे, कैसे केव्स में रहते थे, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स थे, और
जो क्या कहते हैं, जो फर्स्ट क्या कहते हैं जो ह्यूमन बीइंग था वो किस तरह का दिखता था, हमारी जो एमरजेंस हुई है वो कहाँ से हुई है, और बहुत मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि जो आज हम ह्यूमन बीइंग्स हैं एग्जैक्टली जैसे आज हम दिखते हैं, आज जो हमारी अपीयरेंस है वो ऐसी नहीं थी इन द बिगिनिंग। शुरू में ये ऐसी नहीं होती थी। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और जो है ना लास्ट तक आते आते कैसे लोगों ने अपने आप को चेंज किया। इसमें हिस्टोरियंस का क्या रोल है। अब आप देखो कि इतने एंशियंट टाइम पहले की बातें जो है ना हम इस बुक में पढ़ रहे हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल। वो समय तो चला गया और उस समय पर जो कुछ हुआ था वो आज हम पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, वो सब हमारे लिए इन सब को पॉसिबल करवाते हैं। वो रेगुलर स्टडीज करते हैं, रेगुलर एक्सकवेशंस करते हैं। एक्सकवेशंस के दौरान उन्हें जो चीजें मिलती हैं उनको वो थॉरोली स्टडी करते हैं एंड फाइनली वो हमारे लिए किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर में माइन्यूटली पढ़ना ये है कि कैसे कैसे कब कब कहाँ पर कौन से डेवलपमेंट्स हुए और उन डेवलपमेंट्स का जो है उन डेवलपमेंट से फाइनली किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स जो है वो डेवलप हुए। और जैसे आज हम सरवाइव करने के लिए खेती करते हैं, या आज हम सरवाइव करने के लिए हम घर बनाकर रहते हैं, और जो हमारा सर्वाइवल है वो पहले के जो लोग थे उनके सर्वाइवल से बिल्कुल डिफरेंट था। किस तरह की लोग खेती करते थे, कैसे उन्होंने खेती करना सीखा, कैसे टूल्स इस्तेमाल किया करते थे, किस चीज से वो टूल्स बनाते थे, ये सब चीजें जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना होगा कि ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट किस कौन सी फेजेस में हुआ, कितने साल पहले हुआ, और उसमें कौन कौन से चेंजेस जो है वो धीरे धीरे आते रहे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो कौन थे, ठीक है। यूज ऑफ फायर, उसका हमारे पास एविडेंस क्या है। होमोसेपियंस का डेवलपमेंट कब हुआ। पेंटिंग्स जो है, रॉक शेल्टर्स, उसके हमारे पास एविडेंसेस क्या हैं। इसके अलावा डोमेस्टिकेशन कैसे शुरू हुआ, और सबसे पहले के जो लोग थे वो किन जानवरों का डोमेस्टिकेशन करते थे। डोमेस्टिकेशन किया करते थे। फिर जो है इसके अलावा जो है ना हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर का जो फ्लो है, या जो किंगडम्स थे, सिटीज थे, वो कैसे एमर्ज हुए, वो कैसे डेवलप हुए, और यूरोप में डोमेस्टिकेशन हॉर्सेस का कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। बहुत सारी चीजें जो है वो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। आप देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स का जो डेवलपमेंट है, सबसे पहले ह्यूमन एग्जिस्टेंस कब हुई। इट वाज merely about 5.6 million years ago। आया आपको समझ में? 5.6 million years ago that the first human-like creatures appeared on the earth surface। अर्थ के सरफेस पर इतने साल पहले ह्यूमन लाइक क्रिएचर, मतलब एग्जैक्टली ह्यूमन जैसे हम आज दिखते हैं वैसे नहीं, बल्कि ह्यूमन लाइक जैसे मनुष्य जैसे दिखते थे वो, है ना। और उसके बहुत सालों के बाद में उनके आफ्टर दिस सेवरल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस एमर्ज एंड देन बिकेम एक्सटिंक्ट। और फिर वो एमर्ज भी होते रहे और एक्सटिंक्ट भी होते रहे। तो एमर्ज होते रहे और एक्सटिंक्ट कैसे होते रहे, साथ साथ कि एक्सटिंक्ट होते रहे कि उनकी जो सर्वाइविंग कंडीशंस थी वो जो है ना फेवरेबल नहीं रही, या किसी तरह की डिजास्टर या किसी और तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो एक्सटिंक्ट होते गए, ठीक है। Human beings resembling us
originated about 160,000 years ago। मतलब जो ह्यूमन बींग्स जो हमें रिजेंबल करते हैं, माने हमारे जैसे, है ना, हमारे जैसे जो ह्यूमन बींग्स थे, जैसे हम हमें जैसे रिजेंबल करते हैं, वो भी 160,000 ईयर्स पहले एमर्ज हुए थे। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग हिस्ट्री पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल ऑब्टेन्ड फूड बाय ईदर। अब देखो उस समय के जो लोग थे, जैसे आज हम खेती बाड़ी करते हैं और जो किसान खेती बाड़ी करते हैं और वो लोग फूड प्रोड्यूस करते हैं और हमारे तक जो है, हम लोगों तक वो फूड पहुंचता है, मार्केट में आता है, होलसेलर के पास आता है, रिटेलर्स के पास आता है, वहां से हम लोग उसे परचेज करते हैं। तो इट वाज नॉट सो एट दैट टाइम। तो लोग जो थे वो अपने लिए फूड कैसे अरेंज करते थे, अपने लिए वो खाना कैसे अरेंज करते थे? तो ये लोग जो है वो स्कैवेंजिंग करते थे, स्कैवेंजिंग और हंटिंग किया करते थे। स्कैवेंजिंग और हंटिंग में क्या डिफरेंस है कि हंटिंग तो मतलब कि जानवरों का शिकार करना, उनको बेटा आवाज नहीं, उनको जो है ना वो मार के खाते थे, है ना। लेकिन स्कैवेंजिंग में क्या कि जैसे जानवर मर गए अपने आप किसी तरीके से, तो उन लोगों उनको पशुओं को भी जो है ना पशुओं की जो क्या कहते हैं मीट है या जो उनकी स्किन है उसको वो लोग यूज किया करते थे। इसके अलावा जो है वो प्लांट्स, जो पेड़ पौधे थे उनसे भी वो फूड कलेक्ट किया करते थे, फूड गैदर किया करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक स्टोन टूल्स, है ना, स्टोन के टूल्स कैसे बनाते थे, एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, माने और वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया करते थे। तो अर्लियर पीपल डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। द लैंग्वेज वी डू स्पीक टुडे, वहाँ उस समय पर लोगों को ये नहीं बोलना आता था, उनको नहीं मालूम था कि उनके जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स थे, जो बोलने वाले जो बोलने वाला जो स्किल्स थे वो डेवलप नहीं हुए थे। तो वोकल कोड उस समय तक डेवलप नहीं हुआ था। तो वो लोग जो है क्या करते थे, इनिशियली शुरू में तो वो बोलते ही नहीं थे, बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने अपने जेस्चर से या अपने जो है ना हाव भाव से लोगों को लोगों को जो है ना मतलब मैसेजेस देना शुरू किया, कम्युनिकेट करना शुरू किया, अपने मुंह से कुछ आवाजें निकाला करते थे और आवाजें निकाल करके वो लोगों को अपने मैसेजेस कन्वे किया करते थे, अपनी बातें बताने की कोशिश किया करते थे, समझाने की कोशिश किया करते थे। और इसी तरीके से टूल्स, जैसे आज हम लोग अलग अलग मेटल्स के टूल्स बनाते हैं, तो उस समय पर ऐसे टूल्स नहीं बना करते थे। तो क्योंकि उस समय मेटल ही नहीं था, तो टूल्स वो ऐसे कैसे बन पाएंगे? तो इसी तरीके से वो क्या करते थे, वो टूल्स बनाते थे स्टोन के, पत्थर के। Although other ways of obtaining food were adopted later, hunting gathering continued। लेकिन बाद में जो है ना फूड गैदरिंग के जो फूड के जो प्रोडक्शन का या फूड को ऑब्टेन करने के अलग तरीके भी डेवलप हो गए थे, लेकिन फिर भी जो है वो हंटिंग गैदरिंग जो है वो बाद तक चलता रहा। और आज भी जो है बहुत सारी सोसाइटीज हैं जिसके बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि बहुत सारे सोसाइटीज ऐसी हैं जो आज भी हंटिंग और फूड गैदरिंग करती हैं। आज भी वो इसी तरीके की लाइवलीहुड इसी तरीके से अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तो ऐसे उनकी जो ना लाइफ स्टाइल है वो कैसी है, वो वंडरर्स की तरह है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। दे डू नॉट स्टे एट वन प्लेस, दे डू नॉट लिव अ सेटल्ड लाइफ। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम जो ये चैप्टर हम बच्चों पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास सोर्स क्या है। तो हमारी जो डिस्कवरीज हैं ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स और ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड इसके अलावा स्टोन टूल्स हैं या केव पेंटिंग्स हैं, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। तो हमारे पास अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास जो जो एविडेंसेस है वो क्या है, वो ह्यूमन फॉसिल्स है। ह्यूमन फॉसिल्स क्या मीन्स कि जो ह्यूमन बीइंग्स के, प्लांट्स के रिमेन्स जो कि जमीन के नीचे बरी हो गए हैं, उनको निकाल करके और उनसे कार्बन 14 डेटिंग प्रोसेस के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि वो कितने पुराने हैं।
स्टोन टूल्स है ना, तो स्टोन की भी एज कितनी है, कितने पुराने टूल स्टोन है, ये भी पता लगाया जा सकता है। और केव पेंटिंग्स माने केव्स में जो पेंटिंग होती थी वो जो है उससे भी पता लगाया जाता है कि केव की जो पेंटिंग्स थी या पेंटिंग जो की जाती थी केव्स में, उससे भी ये पता लगाया जाता है कि ये कितनी पुरानी है, और ये भी पता लगाया जाता है कि वो केव्स कितनी पुरानी है और उनमें पेंटिंग जो की गई है वो कितनी पुरानी है। तो ऑल दीज आर evidences to know about the early human people. Each of these discoveries has a history of its own. अब इनका भी अपना एक इतिहास है, इनका भी अपना ही एक हिस्ट्री है। Very often when such finds were first made, most scholars refused to accept that these fossils were the remains of early humans. अब जब शुरू में हमारे जो हिस्टोरियंस थे या जो हमारे स्कॉलर्स थे, उनको जब ह्यूमन फॉसिल्स मिले तो उन लोगों ने ये कह दिया कि ये तो ह्यूमन फॉसिल्स हो ही नहीं सकते हैं। उनको लगा कि ये फॉसिल्स जो है वो किसी जानवर के होंगे, जानवरों के होंगे। They were also skeptical about the ability of early humans to make stone. और उनको इस बात पे भी संदेह था, उनको इस बात में भी इस बात का भी उनको आभास नहीं था कि ये जो टूल्स है वो किसी इंसान ने बनाए होंगे, उनको लगता नहीं था ऐसा। तो they were it was only over a period of time that the true significance of these finds were realized. बहुत मतलब टाइम के बाद में ये आभास हुआ कि ये जो चीजें हैं वो बनाई गई होंगी या ह्यूमन बींग्स ने इनको बनाया होगा। The evidence for human evolution comes from fossils of species of humans which have become extinct. अब ह्यूमन फॉसिल्स जो है ना, जो ह्यूमन इवोल्यूशन कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, है ना, तो इसके बारे में जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, वो एविडेंसेस भी हमें उन फॉसिल्स से मिलते हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वो अब अवेलेबल ही नहीं है, अब वो है ही नहीं। ठीक है, fossils can be dated either through direct chemical analysis और indirectly by dating। मैंने भी आपको बताया ना कि जो हमारे ये ह्यूमन फॉसिल्स हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि ये कितने पुराने हैं, कब जो है ना इनको यूज किया गया। तो इनको पता लगाने के हमारे पास सोर्सेज क्या है, इनको पता लगाने के सोर्सेज मैंने अभी आपको बताया। डायरेक्टली तो हम केमिकल्स वगैरह यूज करके इनको पता लगाते हैं, और इनडायरेक्टली हम पता लगाते हैं बाय डेटिंग प्रोसेस। डेटिंग प्रोसेस से भी इनके बारे में पता लगता है कि ये कब जमीन के नीचे बरी हुए। और एक बार जब ये पता चलता है कि ये कितने पुराने हैं, फिर क्या करते हैं कि जो भी फॉसिल्स हमें अवेलेबल होते हैं उनको हम जो है ना एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं कि कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ, और फिर हम उनके फीचर्स को स्टडी करते हैं, और इस तरीके से हमें पता लगता है कि कौन से फॉसिल्स जो है वो पहले के हैं, और उन फॉसिल्स के हिसाब से जो है ना फिर हम ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन का पता लगाते हैं। The evidence for human evolution, when such discoveries were first made about 200 years ago, many scholars were often reluctant to accept that fossils and other finds including stone tools and paintings were actually connected with early forms of human। जब इस तरह की डिस्कवरीज की गई तो हमारे बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे वो रिलेक्टेंट थे माने कि उनको जो है इसके बारे में उनको जो है ना वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि जो ये टूल्स हैं या पेंटिंग्स हैं वो एक्चुअली कनेक्टेड हैं अर्ली फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन से। दिस इज रिलेक्टेंस जनरली stems from their belief in the Old Testament। जो बाइबल है बेटा, बाइबल के दो पार्ट हैं, एक न्यू टेस्टामेंट है और एक ओल्ड टेस्टामेंट है। तो जो ये ओल्ड टेस्टामेंट है ये पुराना पार्ट है उसका, इसमें कहा इसके हिसाब से जो अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन ओरिजिन वाज रिगार्डेड एज एन एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड, है ना। एक्चुअली तो उस ओल्ड टेस्टामेंट में ना बाइबल का जो ये सेकंड पार्ट है इसमें ये कहा गया था कि जो ह्यूमन बीइंग्स का क्रिएशन है ये गॉड ने किया है। ठीक है, ईश्वर ने इनको पैदा किया है।
तो इस वजह से जो है ना हमारे जो स्कॉलर्स थे वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इवोल्यूशन जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का जो है वो अर्थ पर हुआ और ये बरी हुए जमीन के नीचे, और जो हमारे पास इसके एविडेंसेस हैं वो तो बाइबल के लिखे जाने से पहले के हैं। सारी बात समझ में आप लोगों को है ना कि बाइबल जब लिखी गई और जब ओल्ड टेस्टामेंट लिखा गया तो हमारे पास जो एविडेंसेस अवेलेबल है वो तो उससे भी पहले के अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है उनका इवोल्यूशन पहले हुआ और बाइबल बाद में लिखी गई। For instance, in August 1856, workmen who were quarrying for limestone, मतलब 1856 में ना कुछ वर्कमैन जो थे वो एक क्या होता है लाइमस्टोन की मतलब जो लाइमस्टोन है उसको निकालने के लिए माइन से काम कर रहे थे लिएंडर वैली में, जो कि जर्मनी में है और जर्मनी का एक सिटी का नाम है। और वहाँ पर जो है ना फिर क्या हुआ कि डुसेल्डोर्फ एक को जो है ना एक स्कल मिलता है, एक स्कल मिलता है, स्कल माने खोपड़ी मिलती है ना। तो जब वो खोपड़ी को क्या करता है उसको वो कार्ल हॉलब्रॉथ को दे देता है जो कि एक स्कूल मास्टर था और एक नेचुरल हिस्टोरियन who realized that they did not belong to a modern human। और फिर वो उसको लगता है कि ये मॉडर्न ह्यूमन का नहीं हो सकता, ये मॉडर्न ह्यूमन से कहीं रिलेट नहीं करता, इससे कहीं ये कनेक्ट नहीं है। तो वो क्या करता है कि ही देन मेड ए प्लास्टर कास्ट ऑफ द स्कल। उसका नेम प्लास्टर कास्ट मन समझ में आता है ना कि पीओपी से जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस से वो उसकी एक जो है ना वो एक उसकी शेप बना लेता है ना। और फिर क्या करता है उसको जो है ना वो हरमन स्वेफ्ट हुसैन ए प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एट बॉन यूनिवर्सिटी, ये जर्मनी में ही यूनिवर्सिटी है, वहाँ उसको भेज देता है स्टडी करने के लिए। The following year, they jointly published a paper claiming that this skull represented a form of human that was extinct, है ना। तो उसी साल जो है ना उनको उन्होंने जो है ना एक पेपर पब्लिश किया कि उनके पास पब्लिश किया कि जो ये ह्यूमन बींग्स है यहाँ पर ये अब जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। At the time, scholars did not accept this view and instead declared that the skull belonged to a person of more recent time। तो उस समय पर जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा कि जिस समय की ये बात कर रहे हैं वो जो स्कल इनको अवेलेबल हुआ है वो उससे भी कहीं पहले का अवेलेबल हुआ है। 24 November 1859 when Charles Darwin's On the Origin of Species was published, मतलब चार्ल्स डार्विन की जो ये बुक थी ये पब्लिश हुई थी 24 नवंबर 1859 को। और इस ये बुक जो थी ये अपने आप में एक लैंडमार्क थी, ठीक है, इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन किसका? ह्यूमन बीइंग्स का, कि ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो ह्यूमन बीइंग्स के इवोल्यूशन में इस बुक ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। चार्ल्स डार्विन की स्टोरी आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में और बायो में भी पढ़ी होगी। तो ऑल 1260 कॉपीज जो इसकी प्रिंट हुई थी वो सेम डे ही सेल हो गई थी। डार्विन आर्ग्यूड दैट ह्यूमंस हैड इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिमल्स ए लॉन्ग टाइम अगो। और डार्विन ने ये कहा था कि ह्यूमन बीइंग्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो एनिमल्स से हुआ है। तो मतलब कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे वो एप से हम कहते हैं कि इनका इवोल्यूशन हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बस इतना ही बताऊंगी क्योंकि अभी मुझे ये टॉपिक्स जो है ना वो बार बार रिपीट करने पड़ेंगे, है ना। और जो है देखना पड़ेगा कि और बच्चे अगर क्लास में आते हैं तो मुझे फिर से उनको बताना होगा। तो मैं आप लोग पहले तो मुझे ये बता दो कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बुक परचेज कर ली है। बुक सभी के पास आ गई है? जैसे भी बच्चे बुक Yes, ma'am. ओके है ना। अच्छा, तो आप लोग जो है ना अपनी बुक में जो फर्स्ट में आप पेज पर आपको टाइमलाइन दिया हुआ है ना, और जो ये फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम ये दिया हुआ है चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर के जो शुरू के 2 पेज है ना उसको कम से कम 3-4 बार पढ़ना, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। और जब समझ में आ जाए ना तो उसमें से ना 2-4 जो है ना आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना अपनी नोटबुक पे लिख के रखना। फेयर नोटबुक पे नहीं, रफ नोटबुक पर। अच्छा, जो फेयर नोटबुक है बेटा वो थोड़ी मोटी लेना, ठीक है। और जो है ना क्या बोलते हैं क्लासमेट की जो नोटबुक होती है ना वो साइज लेना, और थोड़ी सी थिक लेना। सबकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक जैसी नोटबुक होनी चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि कोई पतली सी नोटबुक लगा ले, कोई जो है ना कैसी नोटबुक लगा ले, कोई कैसी नोटबुक लगा ले, है ना। और शुरू में आप लोग जो है क्या करेंगे, जरूर आप लोग फर्स्ट 2-3 पेजेस जो है ना वो छोड़ देना, एक तो इंडेक्स के लिए, एक इंट्रोडक्शन के लिए छोड़ देना, ठीक है। ये काम आप लोग आज करके रखेंगे, ठीक है। तो कल हम क्लासेस को रिज्यूम करेंगे। अभी आप लोग जो है ना मीटिंग को क्विट करें, ठीक है। थैंक यू। क्विट करो बेटा। बेटा मीटिंग से क्विट करो। आप अपने वाले स्क्रीन पर टैप करोगे ना तो रेड वाला जो आएगा ना फोन जैसा आइकन आता है, इस पर आप टैप कीजिए तो क्विट कर जाओगे। मीटिंग से क्विट करो आप। निशांत, प्रियांशु, क्षितिज, करो बेटा। निशांत, कैन यू हियर मी? मीटिंग से क्विट करो। हाँ बेटा, निशांत, क्षितिज, प्रियांशु, हाँ करो बेटा। निशांत, प्रियांशु डागर, क्विट करो बेटा मीटिंग से। रेड वाला जो आइकन है इस पर टैप कर दो, अपनी स्क्रीन पे टैप करो एक बार, और फिर जो आइकन आएगा उस पर रेड वाले आइकन पर टैप कर दो। प्रियांशु आप भी जाओ।